आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस फॉर पीचेस वाई जेके और में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम तुरंत वीडियो शुरू करते हैं, जरा एक बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसका हम पहला वीडियो लेके आए हुए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास और मध्यकालीन भारत इतिहास के बाद में हमारा आधुनिक भारत चल रहा है। तो इन सब चीज़ों की हम सीरीज चला रहे हैं, इन तीनों हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं। उसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये हमारा प्राचीन भारत इतिहास का पहला वीडियो है। और इससे पहले हम आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत दोनों के एक एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग ज़रा उनको भी देख लीजिएगा और आपको कैसे लगे इसके बारे में आप कमेंट्स करके हमें सुझाव दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि बाण कहाँ के निवासी थे। जो कवि थे उनका नाम था बाण, वो कहाँ के निवासी थे। ए पाटलिपुत्र, बी थानेश्वर, सी भोजपुर, डी नालंदा। तो इसमें आपको पूछा गया है कि बाण, बाण का दूसरा नाम भी था, क्या था, बाणभट्ट। ठीक, याद रखिएगा, बाण दिया हो या बाणभट्ट दिया तो इसमें आपको ये बताना है कि वो निवासी कहाँ के थे। तो ये निवासी थे थानेश्वर के। कहाँ के थे, थानेश्वर के थे। और ये जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा कि ये किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। निवासी कहाँ के थे, थानेश्वर के थे। और जो इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना की, ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम था हर्षचरित। और इनका नाम बाण या बाणभट्ट दोनों में से कुछ भी आए तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। किसके समय, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उसने भारत की यात्रा की थी, तो उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी मथुरा। जो ये चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में आया था ह्वेनसांग, तो वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और उस समय सूती का मुख्य केंद्र था मथुरा। क्या था, मथुरा था। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनका संबंध 4 स्थान से मिलान कीजिए। इस तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएस में आता है कि स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड, और उसमें इसमें आपको बताना है जो ये है वो है 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और ये 4 महत्वपूर्ण शहर हैं। इनको आपको मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे इसका बताना है आपको। जन्म, अब आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तो एक है लेकिन आपसे क्वेश्चन 4 पूछ लिए उसने, इंटरनली तौर पे 4 क्वेश्चन पूछे कि उनका जन्म पूछा, ज्ञान प्राप्त कहाँ की वो भी पूछ लिया, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया वो भी पूछ लिया, और निधन कहाँ हुआ वो भी पूछ लिया। तो हम देख लेते हैं इसको मिलान कैसे करेंगे। ए जन्म, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लिया कि जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त इनको कहाँ हुआ था, बोध गया में। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। अब हमारा क्या बचा, निधन, निधन कुशीनगर में हुआ। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि अगर 4 ऑप्शन, 4 पॉइंट दिए गए, 4 में से कम आपको 3 तो आने ही चाहिए, किसी भी चीज के दिए जाएं। यहाँ तो चलिए एक ही व्यक्ति के बारे में पूछा गया, नहीं तो ऐसा होता है कि अलग अलग व्यक्ति के बारे में अलग अलग बातें पूछते हैं और फिर मिलान करने होता है, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। इसमें तो इजी था कि जन्म पूछा, ज्ञान प्राप्त, प्रथम प्रवचन और निधन। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था। ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, बी तर्क शास्त्र के लिए, सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, और डी रसायन विज्ञान के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध था। क्या था, प्रसिद्ध था। कौन, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, उसने भी यहीं से शिक्षा
प्राप्त की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पे बहुत विदेशी आते थे और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय भारत का बहुत नाम था शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कनिष्क। तो इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए ईसा पूर्व चौथी शताब्दी या ईसा पूर्व छठी शताब्दी। ये ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है, ईसा पूर्व के बाद की नहीं है, ईसा पूर्व के पहले की है, इसलिए ईसा पूर्व लगाया गया है और उसके बाद में शताब्दी का नाम दिया गया है। तो ईसा पूर्व, सी ऑप्शन होगा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, या डी ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका आंसर होगा बी होगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी। उस समय क्या था? 544 से 412 ईसा पूर्व, ठीक है। ये इसका बीच का जो था वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में इसका हुआ था। जो उत्कर्ष था वो यानी कि निर्माण जो था वो इस समय हुआ था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। इन सबके शासन के बाद उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसके बाद में मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए पिपलीवन, बी वैशाली, सी कुंडग्राम, डी मगध। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी कुंडग्राम। जो महावीर स्वामी थे, यहाँ पे महावीर और जोड़ लीजिएगा, महावीर स्वामी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और अगर पूछ जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी और इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त युग के भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर क्या थी? जो गुप्त वंश था उसमें भूमि में जो उत्पादन होता था उसमें कर क्या थी? जो कर की दर क्या थी वो आपको बताना है कि उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग, यानी कितना उत्पादन हो उसका कितना भाग हमें गुप्त शासनकाल में देना पड़ता था। तो उसका आंसर हो जाएगा बी छठा भाग, ठीक है। उस समय छठा भाग देना पड़ता था। जो भी आपकी भूमि में उत्पादन होता है उसका छठा भाग आपको देना ही पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा वो देश है जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो वो था श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं था क्योंकि अशोक ने श्रीलंका में केवल धम्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को भेजा था, लेकिन श्रीलंका पर अशोक का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग में उसका पूरी तरीके से साम्राज्य में शामिल था। तो ये याद रखिएगा कि श्रीलंका में उसने अपने धर्म के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उसने उसके अधिकार स्थापित नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अगर पूछ जाए कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो वो होगा पुरसरडी होगा। इसमें ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? 10 राज्य का युद्ध का वर्णन मिलता है, यानी 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। जो पुरसरडी रावी नदी का पुराना नाम है, ठीक है। जो ये नाम है पुरसरडी, ये रावी नदी का पुराना नाम है और इसी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। याद रखिएगा, अगर नया नाम पूछा जाए तो रावी नदी होगा, अगर पुराना दिया तो पुरसरडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अब आपको बताना है इसमें कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जो
जो सोम को समर्पित है। किसको? सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल है वो बताना है। ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। तो इसका आंसर होगा 9वां। 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को पूर्णतया समर्पित किया गया है और सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। जो सोम देवता है वो ऋग्वेद के अनुसार पेय पदार्थ के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुप्त वंश। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो गुप्त वंश के राजा थे कुमार गुप्त। उनके शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है। ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजेश्वर राजशेखर। तो इसका आंसर होगा बी भास। गुप्तकालीन लेखक थे ये भास जी, वो गुप्तकालीन लेखक थे और इन्होंने स्वप्नवास दत्ता की रचना की थी और ये भारत साहित्य का पहला पूर्ण नाटक था। क्या था? भारत साहित्य का पहला पूर्ण नाटक था। राजा खेरवाल का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें बताना है ये जो लेख दिए गए हैं किस लेख से साथ राजा खेरवाल का नाम जुड़ा हुआ है। आप लोग देखिएगा किसके साथ जुड़ा हुआ है। सी हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है राजा खेरवाल का नाम, जो पहली शताब्दी में कलिंग के राजा खारवेल थे। कौन थे? खारवेल थे। उन्होंने हाथी गुफा अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया है। जो जिक्र किया है वो किसका है? खारवेल के जो राजा थे, कलिंग के जो राजा थे खारवेल। और वो अभिलेख कौन सा था? हाथी गुफा लेख था। और इनका संबंध जो था वो गुप्त शासक स्कंद गुप्त से और गिरनार अभिलेख शासन रुद्रदामन से संबंधित था। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। ए नालंदा, बी गया, सी राजगीर, डी बोध गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी राजगीर। क्या होगा? राजगीर। क्या पूछा गया? प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व किया था। कब किया था? 483 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस नगर में जापानियों को विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किस नगर में करवाया था। ए देव, बी राजगीर, सी गया, डी बोध गया। तो इसका आंसर होगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो वो था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। कहाँ बसाया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर। कहाँ पे? गंगा और सोन, जो सोन नदी है और गंगा नदी, इनका जहाँ संगम होता है वहां पे इसने बसाया था और इसने वहां पे 16 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ। मौर्य वंश। ठीक है। मौर्य वंश के बाद में किसका शासन चला था? वो था शुंग वंश। कौन सा था? शुंग वंश था, जो 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र संघ ने अंतिम मौर्य सम्राट था। कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और इतना याद रखिएगा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। और प्रथम पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 100। इसने जो किया था शासन 112 वर्षों तक शासन किया था। किसके बाद? मौर्य वंश के बाद इसकी स्थापना हुई थी और इसने 112 वर्षों तक शासन किया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर महान का समकालीन था तो वो था धनानंद। कौन था? धनानंद। जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय
मगध में नंद वंश का राजा धनानंद शासन कर रहा था। जब वो आक्रमण कर रहा था उस समय मगध में धनानंद शासन कर रहा था, जिसके बाद में इसके जब मृत्यु हुई थी, इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसको चालोकुल लिखित युग भी कहा जाता है। ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। तो इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। इसमें क्या होता है, इसमें पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे चालकोलिथिक युग कहा जाता था। और सर्वप्रथम अगर पूछ दिया जाए किस धातु के औजार प्रयुक्त किए जाते थे तो वो था तांबा। अगर पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम किस धातु के औजार प्रयुक्त किए गए थे वो था तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक नीतियां। जो कौटिल्य है उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है और इन्हें ही चाणक्य बोलते हैं। तो इतना याद रखिए, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और उसमें राजनीति की नीतियां दी गई थी और इन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर पुस्तक लिखी थी जो राजनीति नीतियों पर आधारित थी। अगर इनके रचनाकार पूछे जाते हैं अधिकतर कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो वो कौटिल्य दिया हो या विष्णुगुप्त दिया हो या चाणक्य दिया हो, तो एक ही चीज़ है, उनके काफ़ी नाम थे। और अगर पूछ दिया जाए कि उसका मुख्य विषय क्या था पुस्तक का अर्थशास्त्र का, तो वो था राजनीति विज्ञान। आर्थिक जीवन बिल्कुल नहीं लगाइएगा, वो होगा राजनीति से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी थी। ए बाणभट्ट, बी चंद्रवरदाई, सी हरिशेर, डी कालिदास। तो इसका आंसर होगा डी कालिदास। कालिदास ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत में बहुत सारी ग्रंथ महाकाव्यों का इन्होंने रचना की है। उसमें कुछ है मेघदूत है, रघुवंश है और अभिज्ञान है, शकुंतलम है, ऋतु संहार है, कुमार संभव है। ये सब की रचना किसने की है, कालिदास जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। जो पिछला क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, मौर्य वंश, ठीक है, जो स्थापना की थी उसने कि मौर्य वंश की स्थापना, तो मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो ये आपको बताना है। ये आया था कण्वा वंश भी बोलते हैं इसे, नहीं तो कण्व वंश बोलते हैं। अगर कण्वा वंश दिया हो तो ये भी सही होगा, ये कण्वा वंश था और इसे वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी। कितने 73 ईसा पूर्व स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि इससे पहले शंकु वंश था, इससे पहले मौर्य वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में हुई थी। कब हुई थी, 251 ईसा पूर्व। कब हुई थी, ईसा पूर्व हुई थी। और ये तृतीय बौद्ध संगीत था जिसका आयोजन हुआ था। अगर पूछ दिया जाए कि अशोक के शासन काल में कौन सा बौद्ध संगीत था, वो था तृतीय बौद्ध संगीत था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को किस राजा के शासन काल में उन्हें देवता माना जाने लगा था, तो वो था कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा था।
और इन्हीं के शासनकाल में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, चौथी संगीत का आयोजन किया गया था। तीसरी का किया गया था, वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और ये कनिष्क ने करवाया था। ये कनिष्क ने इसका संगीत का आयोजन करवाया था, बौद्ध संगीत का। वो था चौथा था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए